नमस्कार साथियों। तो बढ़ते हैं आज एक नए टॉपिक की तरफ। तो ये टॉपिक है हमारा विशिष्ट बालक या विशेष बालक जो होते हैं। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की समझिए हम समायोजन। तो इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं साथियों, इनमें से क्वेश्चंस बनता है विशिष्ट बालक, विशेष प्रकार के बालक, अपराधी बालक, सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। तो इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज ये टॉपिक हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। विशिष्ट बालक या विशेष बालक से सामान्य अर्थ उस बालक से है जिसकी सामान्य बालक से अलग अपनी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उसकी सामान्य बालक से अपनी या तो कुछ मानसिक या शारीरिक या मानसिक विशेषताएं होती हैं। ठीक है, वो अब कमजोरी भी हो सकती हैं, लेकिन और वो उसकी बढ़िया क्वालिटीज भी हो सकती हैं। तो लेकिन वो सामान्य से थोड़ी हटकर होती हैं। ठीक है, तो साथियों देखते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे विशिष्ट बालक होते कौन कौन से हैं। तो इनमें प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं। ठीक है, समस्यात्मक बालक होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, बाल अपराधी बालक होते हैं और सृजनात्मक। तो यहाँ पर 7 तरीके के दिए हुए हैं, 7 प्रकार के दिए हुए हैं। तो इनमें ये एक बार नज़र मार लेंगे, ध्यान से देख लेंगे इन्हें। प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़े, समस्यात्मक, विकलांग, बाल अपराधी, सृजनात्मक। ठीक है, फिर सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो इनकी हम क्या क्वालिटीज होती हैं इनके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या इनके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, जिन बालकों की बुद्धि सामान्य सामान्य बालकों से अधिक बुद्धि लब्धि 140 हो या 140 से अधिक हो, तो वो बालक होते हैं प्रतिभाशाली में। ठीक है, ऐसे बालक जो अपने स्तर से उच्च स्तर के कार्यों को भी आसानी से कर लेते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, जो सामान्य जो उनकी एज का काम है उससे भी ऊपर का काम वो आसानी से कर लेते हैं, किसी तरीके की कठिनाई नहीं होती उन्हें, तो वो बालक क्या कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बालकों में काउंट किए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा किस तरीके से कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से उनको एडजस्ट किया जाना चाहिए, तो यहाँ से देखेंगे विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए, सुस्पष्ट पुस्तकालय सुविधा होनी चाहिए, संस्कृति की शिक्षा दी जानी चाहिए, विशेष पाठ्यक्रम, सर्वांगीण विकास पर जोर देना चाहिए, उत्तरदायित्व का कार्य देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य देना चाहिए, श्रेष्ठ अध्यापक होने चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, नेतृत्व प्रशिक्षण, उन्हें लीडरशिप के बारे में ट्रेनिंग दे दिए जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके की क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए, मतलब ये उनके लिए अवेलेबल करानी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षण के लिए कौन सी विधि को ज़्यादा उपयुक्त ठहराया जाता है, कौन सी विधि को अपनाया जाना चाहिए। तो ये परियोजना विधि होगी, प्रोजेक्ट विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है इनके लिए। फिर नेक्स्ट दिया है सृजनशील बालक, सेकंड नंबर पे सृजनशील क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं, यदि किसी बालक में मौलिकता, साहस, लगन जैसे गुण हैं तो वह सृजनशील बालक है। मौलिकता हो, साहस हो, लगन हो, तो वो इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि क्रिएटिव बच्चा जो होता है, सृजनशील बालक जो होता है, उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, मौलिकता, साहस, लगन, तो ये सब होने चाहिए, तो वो सृजनशील बालकों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, और इनकी विशेषताएं सृजनशील बालकों की होती है, नवीन चिंतन की योग्यता होती है, मौलिक निर्माण की योग्यता, स्वतंत्र निर्णय क्षमता अधिक होती है। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं, नवीन आविष्कार में रुचि लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनकी मेन क्वालिटीज होती हैं। फिर नेक्स्ट दिया है तुम्हारा मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ठीक है, मंदबुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम और तथा सीखने की गति धीमी होती है। ठीक है, सामान्य बच्चों से ये मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। ठीक है, इनकी सीखने की शक्ति थोड़ी सी कम होती है और सीखने की गति धीमी होती है इनकी। ठीक है, अर्थात ऐसे बालक जो अपने स्तर से निम्न स्तर का कार्य भी आसानी से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मान लो एक बच्चा है 5वीं क्लास में और उसे तीसरी क्लास का काम दिया जाए और उस तीसरी क्लास के काम को भी वो करने में कठिनाई महसूस करे, नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो मंदबुद्धि बालक में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से पॉइंट देखें, 1913 तक मंदबुद्धि एवं पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं किया जाता था। ठीक है, परंतु 1913 में इंग्लैंड में मेंटल डेफिशिएंसी बनाकर मंदबुद्धि व पिछड़े बालकों में अंतर के बारे में बताया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से।
फिर यहाँ देखेंगे मानसिक विमंदित बालकों के लिए मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग कौन से बच्चों के लिए किया जाता है? तो जो मानसिक रूप से मंदित, जो कमजोर बच्चे होते हैं, सीखने की गति जिनकी धीमी होती है, उनको मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है उनके लिए। सर्वप्रथम इस प्रकार के बालकों की पहचान 1913 इंग्लैंड में, ये मैंने बता दिया है, 1913 में की गई, ठीक है। और इनके कल्याण हेतु मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इनके कल्याण के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट बनाया गया। वर्तमान में मंदबुद्धि बालकों के लिए अमेरिकी संस्थान ये दिया है तुम्हारा AAMD, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी भी कार्यरत है, ठीक है। अमेरिका का एक संस्थान है, ठीक है, ये दिया हुआ है AAMD, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। फिर देखो इसकी डेफिनेशन और दी हुई है, एक परिभाषा दी हुई, क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहा जाता है, ठीक है। उन बच्चों को कौन सा बालक कहा जाता है? मंद बुद्धि, जिनकी 70 से कम मानी, ये क्रो के अनुसार है। फिर आगे देखते हैं, मानसिक रूप से विकलांग बालक को मंद बुद्धि बालक, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से विकलांग बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, विमंदित बालक भी कहते हैं। इन बालकों में अवधान तथा अर्थात ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम पाई जाती है। तो ये ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, किसी भी टॉपिक पर कुछ चीज़ पढ़ाई जा रही है तो इनका ध्यान वहाँ से भटक जाता है और दूसरी चीज़ों में इनका ध्यान चला जाता है। लेकिन जो मेन टॉपिक चल रहा होता है, जो भी पढ़ाया जा रहा होता है, जो भी चीज़ इन्हें समझाई जा रही होती है, वहाँ से ही इनका ध्यान भटक जाता है, वहाँ पर ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से पॉइंट देखें, मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं होती हैं। बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस कम पाया जाता है। ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, जबकि प्रोफेसर टर्मन ने इनकी बुद्धि लब्धि 76 से 90 और इनके अलग अलग तरीके से। सीखने की गति धीमी होती है, जटिल परिस्थितियों में सीखने में असफल हो जाते हैं। ये बालक हमेशा भय से ग्रस्त होते हैं, सीखी गई बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है। इस तरीके से इनकी क्वालिटीज़ दी हुई हैं। फिर दी है, मानसिक रूप से मंद जो बालक होते हैं उनमें 4 प्रकार की बीमारियां देखी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले मंगोलिज्म होती है। इनके सिर की आकृति मंगोल जाति के लोगों के समान होती है। ऐसे बालक अत्यधिक मंदबुद्धि होते हैं, मंगोलिज्म, ठीक है, ये समस्या है, जो अत्यंत मंदबुद्धि होते हैं। फिर यह क्रेटिनिज्म, इनका शारीरिक विकास आधिकाधिक 3 फुट का होता है और कान बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हाइड्रोसिफेली, सिर का आकार 26 से 28 इंच की परिधि तक होता है और मानसिक रूप से मंदबुद्धि होते हैं। फिर ये लास्ट दिया है माइक्रोसिफेली, सिर का आकार 9 से 10 इंच तक होता है और मंदबुद्धि होते हैं। ये 4 तरीके दिए हुए हैं, 4 प्रकार इनके दिए हुए हैं। फिर देखो फिर क्या दिया है, पॉइंट दिया है, फिर दिया है चौथे नंबर पे, पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं। पिछड़े बालक से तात्पर्य उन बालकों से हैं, पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालकों में अंतर होता है, ठीक है भाई। पिछड़े बालक से तात्पर्य उन बालकों से हैं जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। अतः जो बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों से अध्ययन की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। पिछड़े बालक का मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जरूरी नहीं है कि भाई पिछड़ा जो बालक है वो मंदबुद्धि हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। और पॉइंट क्या है, एक प्रतिभाशाली बालक, औसत बुद्धि बालक या तीव्र बुद्धि वाला बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है यदि वह कक्षा के औसत छात्रों से शैक्षिक दृष्टि से कमजोर होता है। अर्थात एक पिछड़ा बालक मंद बुद्धि होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार ये पहले बता चुका हूँ, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, ठीक है। तो शैक्षिक आयु, एजुकेशनल एज, ये एजुकेशनल क्वोशेंट जो निकालने का है, ये शैक्षिक आयु एजुकेशनल एज अपॉन दैहिक आयु जिसे क्रॉनिकल एज जिसे कहते हैं, शारीरिक आयु भी जिसे कहते थे हम, मल्टीप्लाई 100, ये होता है शैक्षिक लब्धि निकालने का, EQ निकालने का, ठीक है। तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः जो 80 से 89 मानी जाती है। और इनकी पिछड़े बालकों की शिक्षा का प्रावधान कैसे किया जाए, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना, अध्ययन के विषय अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, विशेष पाठ्यक्रम निर्माण, सरल शिक्षण विधियां प्रयुक्त की जानी चाहिए, ठीक है।
और फिर एक पॉइंट दिया, पिछड़ेपन का उपचार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि पिछड़े बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, कुछ नई विधियां अपनानी पड़ेंगी, विशिष्ट शिक्षकों का, विशिष्ट अध्यापकों का, विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना करनी पड़ेगी। फिर यहाँ से है पिछड़ेपन के प्रकार। पिछड़ापन दो प्रकार का होता है, सामान्य पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन क्या होता है? यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कमजोर हो तो सामान्य पिछड़ापन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट पिछड़ापन। विशिष्ट पिछड़ापन क्या होता है? यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के एक या दो विषयों में कमजोर हो तो वो उन बालकों को विशिष्ट पिछड़ेपन में काउंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं समस्यात्मक बालक। ये प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन होते हैं। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण समस्या वो बन जाते हैं। कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, ये बालक किसमें काउंट किए जाते हैं? समस्यात्मक। फिर नेक्स्ट है अर्थात ऐसे बालक जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावित करना होता है, उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। एक मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक एवं प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक हो सकता है। ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ठीक है। एक मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक हो सकता है। तो किस तरीके से हो सकता है भाई? जैसे बच्चे अपना होशियार बच्चा हो बेशक से, तो वो ग्रुप बना लें और टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो, लेकिन वो बीच में किसी तरीके की डिस्टरबेंस क्रिएट करें, ठीक है, तो वो क्या समस्यात्मक बालक में होते हैं? शोर शराबा कर दें बीच में, या बच्चों को आपस में छेड़ने लग जाएं किसी को, तो वो एक समस्यात्मक बालक में काउंट किए जाते हैं। फिर है हमारा विकलांग बालक। हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, जिन बालकों के शरीर का कोई अंग जन्म से ही दोषपूर्ण होता है या फिर किसी बीमारी, चोट, दुर्घटना आदि के कारण अंग दोषपूर्ण हो। और इनकी शिक्षा कैसे? पृथक कक्षाओं और पृथक तरीकों से दी जानी चाहिए। विकलांग बालकों के प्रकार कितने होते हैं? तो शारीरिक रूप से विकलांग जो बालक होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। अपंग भी होते हैं उनमें, बहरे, अर्धबहरे, वाणी दोष वाले, हकलाना तुतलाने वाले, अत्यधिक कोमल व निर्मल, और अंधे व अर्ध अंधे। ये 5 तरीके के होते हैं। ठीक है। पूर्ण रूप से अंधे बालकों तथा मूक बधिर जो बालकों को शिक्षा देने हेतु विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई है। ठीक है। इन्हें विशेष विद्यालयों में पढ़ाया जाता है और अंधे बालकों को लुई ब्रेल द्वारा पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि या लुई ब्रेल द्वारा शिक्षा दी जाती है। फिर आगे क्या है? मूक बधिर बालकों के लिए ओष्ठ लिपि सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, भाषा में शिक्षा दी जाती है उन्हें। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है तुम्हारा गूंगे बालक। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। गूंगे बालक 2 प्रकार के होते हैं, जो गूंगे बहरे बालक होते हैं और केवल गूंगा बालक। तो नेक्स्ट क्या दिया है? गूंगे बहरे बालक क्या होते हैं? यदि एक बालक जन्मजात बहरा है तो वह बालक अनिवार्य आवश्यक रूप से गूंगा होगा। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए मूक बधिर विद्यालय में सांकेतिक विधि का या ओष्ठवाचन विधि का प्रयोग किया जाता है। केवल गूंगा बालक, यदि कोई बालक जन्मजात बहरा नहीं है, केवल गूंगा है, तो उसे सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जा सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है हकलाने व तुतलाने वाले बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। स्पीच थेरेपी का कम दिखाई देने वाले या कम सुनाई देने वाले बालकों को कक्षा में आगे बैठाना चाहिए। तो फिर देखते हैं बाल अपराधी बालक, जुवेनाइल विनक्वेंसी चिल्ड्रन। तो बाल अपराध का अर्थ, ठीक है, ये बाल अपराधी क्या होते हैं? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कानून होते हैं, लेकिन उन कानूनों का ये पालन नहीं करते हैं जिनका हमें करना चाहिए। मतलब ये डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करने देते। ठीक है। उसके अवहेलना करते हैं जरूर। रुक जा। फिर है तुम्हारा बाल अपराध विज्ञान का जनक, तो सीजर लाम्ब्रोसो। ठीक है। बाल अपराध विज्ञान का ये जनक है सीजर लाम्ब्रोसो। ठीक है, को माना जाता है। और लाम्ब्रोसो और गोडार्ड ने निम्न बुद्धि स्तर को बाल अपराध का कारण माना है। ग्लुक के अनुसार 95% जो बालक होते हैं बाल अपराधी कुसंगति से बनते हैं। ठीक है। ये भी कुसंगति में ही बनते हैं ज़्यादातर ये। फिर नेक्स्ट दिया है बाल अपराध उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डेलिक्वेंसी। इनका उपचार किस तरीके से? बोस्टरल संस्थाएं बाल अपराधियों को सुधारती हैं। कार्ल रोजर्स ने बाल उपचार के लिए अनिर्देशित पद्धति का विकास किया। क्वेश्चन पुटअप होगा यहाँ से, अनिर्देशित पद्धति का विकास कौन से बालकों के लिए? बाल अपराध
उपचार के लिए किया जाता है, उनको सुधारने के लिए। और किसने किया है? कार्ल रोजर्स ने। फिर होते हैं मानसिक रूप से पिछड़े बालक। मानसिक रूप से पिछड़े बालक तो आगे देखते हैं। ऐसा कोई भी बालक जो मानसिक रूप से मंद हो उसे मानसिक पिछड़ेपन की संज्ञा दी जाती है, मानसिक पिछड़ापन माना जाता है। तो सबसे पहले इनमें होते हैं जड़ बुद्धि, फिर मूढ़ बुद्धि होते हैं, फिर मूर्ख बुद्धि। तो जड़ बुद्धि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़ बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, कितने से कितने होती है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से बताना होता है। तो यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मूड कौन सा है, मूर्ख कौन सा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जड़ बुद्धि। 0 से 25 बुद्धि लब्धि जिनकी होती है, ऐसे बालकों का मानसिक विकास 1 से 2 वर्ष तक के बालक के समान होता है, और ऐसे बालक अपने दैनिक कार्यों को उचित प्रकार से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसे कनेक्ट कर लेना भाई, इनमें से तीनों में से जब पूछा जाता है तो हो नहीं पाता है। जड़ बिल्कुल शुरुआत वाले हैं, कि पेड़ की जड़ बिल्कुल शुरुआत से शुरू होती है, तो इसी तरीके से इनको 0 से 25 मानेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, फिर तुम्हारी दी हुई मूढ़ बुद्धि 26 से 50 होती है, जिनकी 5 वर्ष तक के बालकों के समान मानसिक स्थिति होती है, लेखन कार्य कर सकते हैं किंतु समझने की क्षमता नहीं होती है। तो ये मूढ़ मतलब ये है कि बिल्कुल थोड़ा सा मूढ़ तो होता है उनमें, मतलब 26 से 50। फिर लास्ट है मूर्ख बुद्धि। तो मूर्ख बुद्धि 51 से 69 माने जाते हैं। ऐसे बालकों का मानसिक विकास 7 वर्ष तक के बालकों के समान होता है और दूसरे व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो ये होते हैं मूर्ख। ठीक है, 51 से 69 माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है ऐसे बालक जिनको भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने आदि में शारीरिक, मानसिक या दोनों कारणों से बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसे बालक अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं। ठीक है, अधिगम अक्षमता के प्रकार ये कौन से होते हैं? अफेसिया, भाषा ग्रहण करने में कठिनाई। हाइपरलेक्सिया, वाक्यों की बिल्कुल समझ न होना। डिसकैलकुलिया, गणितीय गणनाओं संबंधी, मैं करा चुका हूँ। डिसलेक्सिया, पठन संबंधी दोष होता है, जिसको डायलेसिया भी कहते हैं। तो ये क्षमताएं यहाँ दी हुई हैं सारी। ठीक है, डिसलेक्सिया या डायलेसिया पठन संबंधी दोष होता है। और डिसग्राफिया, शब्दों अथवा वाक्यों को त्रुटिपूर्ण लिखना, मतलब वो लिखने में काफ़ी गलतियाँ करते हैं, लेखन त्रुटि करते हैं, वो डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब मैंने बताया था लिखना होता है, तो लिखने में गलती करते हैं। डिस का मतलब गलती करते हैं। लेक्सिया मीन्स बोलने में। ठीक है, डिस गलती करते हैं। कैलकुलिया, कैलकुलेशंस में गलती करते हैं, गणितियाँ। ठीक है, इस तरीके से इनको कनेक्ट करके याद कर लेना।